हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बंगाल के क्षेत्र से ब्रिटिश सत्ता के जब अधीन था बंगाल, तो इस समय काल में कौन कौन यहाँ पर गवर्नर हुए और बाद में किस तरह से जो गवर्नर का पद है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और बाद में वो पद कन्वर्ट हो गया था भारत का गवर्नर जनरल। और बाद में आज़ादी के समय के आसपास देखिए वो जो पद था उसको वायसराय के अंदर तब्दील कर दिया गया। तो आज का ये जो वीडियो है ये इसके अंतर्गत हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसके अंदर हम दो महत्वपूर्ण गवर्नर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत पहला है रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा है वारेन हेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग के बारे में। तो देखिए, अब यहाँ पर शुरुआत होती है ब्रिटिश सत्ता की बंगाल से। तो यहाँ पर देखिए बंगाल के क्षेत्र में ही सबसे पहले गवर्नर नियुक्त किया गया था बंगाल के अंदर। तो उसको किस नाम से जाना जाता था? बंगाल का गवर्नर के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसके बाद जैसे जो मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ, उसके बाद जो उनकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसका निर्माण हुआ, यहाँ पर भी गवर्नर नियुक्त किए जाने लगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड क्लाइव के बारे में। तो देखिए लॉर्ड क्लाइव इसी को किस नाम से जाना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लॉर्ड क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव एक ही है। तो ये कौन हो गया? ये है लॉर्ड क्लाइव। तो जो लॉर्ड क्लाइव है, देखिए भारत के अंदर जो बंगाल का क्षेत्र था ब्रिटिश सत्ता के अधीन, यहाँ पर जो लॉर्ड क्लाइव है वो यहाँ पर पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था। अगर इसके देखिए समय काल की बात करें तो दो बार ये गवर्नर बना था। एक बार तो 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक, उसके बाद में 1765 ईस्वी से लेकर 1767 ईस्वी तक। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने आपको ये बताया कि दो बार गवर्नर रहा था। यहाँ पर दोनों का जो समय काल है कार्यकाल का वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। उसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि ये बंगाल का गवर्नर था और पहली बार जो गवर्नर का पद था वो प्लासी के युद्ध के बाद बनाया गया था। तो उससे पहले जो भारत के अंदर जो अंग्रेज प्रमुख हुआ करता था उसको देखिए किस नाम से जाना जाता था? उसको जानते थे ड्रैक के नाम से। उसे उस समय काल में क्या कहा जाता था? ड्रैक कहा जाता था। उसके बाद 1757 ईस्वी के अंदर एक ऐतिहासिक घटना घटित होती है भारत के अंदर, जिसको कि हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये जो युद्ध था 23 जून 1757 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर देखिए जो रॉबर्ट क्लाइव था इसने बड़ी ही सूझबूझ के साथ क्या किया था, जो बंगाल का तत्कालीन नवाब था उस समय काल में, जिसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला था, इसको देखिए धोखे के साथ पराजित कर दिया था। तो अंग्रेजी सेना, जो अंग्रेजी जो सत्ता थी, वो रॉबर्ट क्लाइव से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उसको क्या बना दिया उन्होंने? बंगाल का गवर्नर बना दिया। एक नए पद का सृजन किया गया, बंगाल का गवर्नर उसको बना दिया गया। चूंकि देखिए उस समय तक जो क्षेत्र था ये बंगाल का केवल यही ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, वही केवल कब्जे में आया था और वो भी पूरे तरह से कब्जे में नहीं आया था। बाद में आप देखेंगे कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर पूरी तरह से अपने पैर जमा लिए थे। तो इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव देखिए क्या बनता है? पहला गवर्नर बना था। ठीक है। और पहली बार जो इसका समय काल था कार्यकाल का वो क्या था? 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक रहा। उसके बाद देखिए समय काल के साथ आगे बढ़ते हैं। बात है 1764 ईस्वी की। तो इस समय क्या हुआ? एक बहुत ही ऐतिहासिक दूसरी घटना घटित हुई, जो कि अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा एक वरदान की तरह थी। उसके बाद बंगाल के अंदर जो ब्रिटिश सत्ता है उसका पूरी तरह से अधिकार हो गया। और वो घटना थी देखिए बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि देखिए बंगाल का जो तत्कालीन नवाब था जिसका कि क्या नाम था? मीर कासिम। उसके अलावा जो दिल्ली केंद्रीय सत्ता थी जहाँ पर कि मुगल सम्राट, मुगल बादशाह उस समय सत्ता पर था, जिसका कि नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय नाम था। उसके अलावा जो अवध का क्षेत्र था वहाँ का जो नवाब था जिसका कि नाम क्या था? सुजाउद्दौला। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? अंग्रेजी सेना के साथ टक्कर ली थी। लेकिन नतीजा क्या निकला
कि ये तीनों की सेनाएं बुरी तरह से पराजित हो जाती है और उसके बाद जो अंग्रेजी सत्ता है उसने पूरी तरह से बंगाल के अंदर अपना कब्जा जमा लिया था। अब यहाँ पर आपको ये क्यों बताया जा रहा है, देखिए वैसे तो जो बक्सर का युद्ध है पूरा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, केवल आपको महत्वपूर्ण पॉइंट से बताए जाएंगे। तो देखिए जो बक्सर का युद्ध है, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इस समय काल के अंदर जो अंग्रेज गवर्नर था वो कौन था, तो यहाँ पर आप लोग गलत जवाब दे देते हैं रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन यहाँ पर देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इस समय काल में भारत के अंदर नहीं है, वो इंग्लैंड जा चुका है। और यहाँ पर देखिए इस समय जो गवर्नर है वो कौन है, हेनरी विंसीटार्ट, जिसको कि लॉर्ड विंसीटार्ट भी बोलते हैं। तो इसके सानिध्य में क्या हुआ था, देखिए ये युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध। अगर आपसे पूछा जाए बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था, तो वो था हेनरी विंसीटार्ट, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से जब ये युद्ध जीत लिया गया बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी के अंदर हुआ था, तो उसके बाद देखिए जो ये मीर कासिम है ये तो मारा जाता है, भाग जाता है, अज्ञातवास के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए जो ये दो लोग बचे हैं, जिसके अंतर्गत की एक तो हो गया शाह आलम द्वितीय हो गया, उसके अलावा देखिए जो अवध का नवाब है सुजाउदौला, तो इन दोनों के साथ क्या किया गया, इलाहाबाद की संधि की गई। अलग अलग संधियां की गई थी, पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ, दूसरी संधि सुजाउदौला के साथ। तो ये दोनों संधियां जो है वो किस नाम से जानी जाती है, इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है, जो कि 1665 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। तो इस संधि को करने के लिए इंग्लैंड से देखिए स्पेशली बुलाया गया था किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव को क्या बना के भेजा गया था, यहाँ पर बंगाल का गवर्नर बना के भेजा था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 1765 ईस्वी के अंदर जो ये रॉबर्ट क्लाइव है ये दोबारा क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर हुआ और 2 साल तक रहा, 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक ये दोबारा से गवर्नर बना। उसके बाद देखिए तो ये इसकी महत्वपूर्ण घटना होगी इसके समय काल की। इसके बाद देखिए इसने अपने शासन काल के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये विद्रोह जो है वो किसी भारतीय ने नहीं किया था, ये जो अंग्रेजी सत्ता थी उसके जो सैनिक थे उनके द्वारा ही किया गया एक विद्रोह था, जो कि 1766 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो ये देखिए ये ब्रिटिश भारत है उस समय काल का। और जो ये विद्रोह है ये कहाँ पर घटित हुआ था, ये बंगाल के क्षेत्र के अंदर हुआ था। तो पहले क्या था देखिए, जो बंगाल की सेनाएं थी प्रारंभ में, जो अंग्रेज उन्होंने कहाँ पर अपना कब्जा जमाया था, बंगाल के अंदर जमाया था। तो बंगाल की जो देखिए सेना थी उस समय में, जो ब्रिटिश सेना थी, जब वो बाहर के किसी राज्यों या क्षेत्रों में जाकर आक्रमण किया करती थी, युद्ध लड़ा करती थी, तो जो बंगाल के जो सैनिक थे उनको क्या दिया जाता था, इसके लिए एक स्पेशल भत्ता दिया जाता था, अलग से उनको पेमेंट की जाती थी। ठीक है, तो पेमेंट की जाती थी। तो बाद में क्या हुआ, ये पेमेंट जब युद्ध के समय केवल दी जाती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो पेमेंट थी ये परमानेंटली ही कर दी गई थी एक टाइप से, कि देखिए जब शांति काल का समय होता था, जब कोई अंग्रेजी सेना लड़ाई नहीं लड़ा करती थी, तो उस समय में भी जो ये भत्ता था इन सैनिकों को दिया जाता था। तो ये सैनिकों की दिनचर्या का एक हिस्सा हो गया कि हाँ भाई हर महीने जो पेमेंट मिल रही है उसके अंदर ये भत्ता लगकर मिल रहा है। तो इसने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने जो ये भत्ता इनको मिल रहा था शांति काल में जो दिया जा रहा था, इसको बंद कर दिया। तो इसको बंद करने के बाद क्या हुआ कि जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव उसने क्या किया, बड़ी ही कुशलता के साथ ये जो विद्रोह था इसको दबा दिया था। तो ये था श्वेत विद्रोह। इसका दमन किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। पूछ लिया जाता है जो श्वेत विद्रोह की घटना है वो किसके शासनकाल में हुई थी, किसके समय काल में हुई थी, तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। ये महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद एक बड़ी जो महत्वपूर्ण घटना है जो कि 1765 की है, वो आपको पता है, इसके बारे में अलग से आप लेक्चर मैंने बनाया है, वो आप देख चुके हैं। बंगाल के अंदर इसने द्वैध शासन पद्धति को लागू किया था 1765 ईस्वी के अंदर। ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, पूरा एक वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर। तो इस व्यवस्था में क्या किया गया था, देखिए जो बंगाल था वहाँ पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया बक्सर के युद्ध के बाद। तो वहाँ पर देखिए जो विभाग थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। वहाँ पर देखिए 2 विभाग कौन से, एक तो दीवानी विभाग हो गया, जिसका कि काम क्या था, राजस्व वसूल करना था। तो ये बड़ा फायदे का काम था। तो ये जो दीवानी विभाग था ये किसने ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। उसके अलावा देखिए दूसरा विभाग यहाँ पर है निजामत विभाग। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो दीवानी विभाग है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया।
इसके अलावा जो निजामत का कार्य था वो किसको दे दिया गया, नवाब को दे दिया गया। तो इस व्यवस्था से बंगाल के अंदर बहुत ही बुरा एक प्रभाव पड़ा था कि जो देखिए जो किसान राजस्व इतना ज़्यादा वसूला गया कि वहाँ पर क्या था, जो किसान थे और ज़्यादा लाचार हो गए। उसके अलावा नवाब जो था केवल नाम मात्र का नवाब रह गया था, प्रशासनिक कार्य चलाने के लिए उसके पास जो आर्थिक सहायता थी वो काफ़ी उसको कम प्राप्त हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो जनता में विद्रोह हो गया था और जो हालत है बंगाल की वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी। नतीजा क्या हुआ था कि बंगाल के अंदर देखिए 1770 के दशक में भयंकर अकाल भी पड़ा था अंतिम दशक में। तो उसके बाद जो ये व्यवस्था थी किसने लागू की थी, केवल यही पूछा जाता है कि जो द्वैध शासन पद्धति थी वो किसने लागू की थी बंगाल के अंदर, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। लेकिन इस व्यवस्था से बंगाल की जो हालत है वो बुरी हो गई थी और कंपनी ने क्या किया था, एक नया गवर्नर बनाकर भेजा था जिसका कि नाम क्या था, वारेन हेस्टिंग। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो जैसे ही वारेन हेस्टिंग यहाँ पर आया था तो उसने क्या किया, ये जो व्यवस्था थी इसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, इसको खत्म कर दिया। पूछा जाए किसके द्वारा खत्म किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव का जो द्वैध शासन था वो इसके द्वारा किया गया था जिसका कि नाम क्या है, वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, और कब किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा खत्म, 1772 ईस्वी के अंदर इसको समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए ये अभी बताया किसके बारे में, बंगाल के द्वैध शासन के बारे में। देखिए पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है लेकिन इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दी गई है। उसके अलावा देखिए जब हम कोई वीडियो पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपको सब चीज़ें बता दी जाती है। ठीक है, अगर आप सभी भी लेक्चर को देखेंगे लगातार तो अलग से आपको ये पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उसी के अंदर ही ये आ जाता है। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, 1767 ईस्वी में जो रॉबर्ट क्लाइव है वो वापस इंग्लैंड चला गया। उसके बाद क्या किया इसने, देखिए वहां पर आत्महत्या कर ली थी। तो इस प्रकार से जो रॉबर्ट क्लाइव है उसका जीवन समाप्त हो गया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा गवर्नर था जिसने आत्महत्या कर ली थी, तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हुआ। इसके अलावा देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने कई प्रशासनिक सुधार भी किए थे ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। देखिए किस प्रकार से क्या किया था इन्होंने, इसने प्रतिज्ञा पत्र जारी करना ये जारी किया था अपने जो अंग्रेजी जो सेना के अधिकारी थे उनके लिए, क्या जारी करवा किया था, प्रतिज्ञा पत्र। इसमें क्या किया गया था कि देखिए ये भारतीयों से उस समय देखिए काफ़ी ज़्यादा उपहार लेते थे, भेंट लेते थे। तो इसने क्या किया था, इन चीज़ों के ऊपर रोक लगा दी थी, रोक लगा दी। उसके अलावा देखिए एक एफिडेविट यानी कि प्रतिज्ञा पत्र किससे ले लिया जाता था, अंग्रेज सेना के जो अधिकारी थे उनसे प्रतिज्ञा पत्र ले लिया जाता था कि वो अब क्या करेंगे, किसी भी भारतीय से किसी भी प्रकार का कोई उपहार या फिर कोई गिफ्ट भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये काम किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। उसके बाद इसने व्यापार समिति का भी गठन किया। इसने देखिए बंगाल के अंदर उस समय में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो क्या किया करते थे, ये देखिए अपना पर्सनल व्यापार भी किया करते थे। ठीक है, अपना पर्सनल व्यापार करते थे। इससे क्या था, ये बहुत अधिक पैसा कमा रहे थे, उससे अलग से भी व्यापार करते थे। तो इसने क्या किया था, व्यापार पर भी रोक लगा दी थी। उसके अलावा ये उपहार वगैरह लेते थे, भारतीयों से भेंट लेते थे, उस पर भी रोक लगा दी थी। तो इसी की क्षतिपूर्ति करने के लिए अपने सेना के अधिकारियों में इसने क्या किया, एक व्यापार समिति का गठन किया था, जिससे क्या था जो अंग्रेज सेना के अधिकारी थे वो अपना छुटपुट व्यापार इसके द्वारा कर सकते थे। तो एक काउंसिल बना दी थी ऐसे व्यापार करने के लिए उनके अलग से। तो ये काम उसने किया। उसके अलावा देखिए अगर सेना की बात की जाए तो सैन्य सुधार के लिए इसने क्या किया था, एक 5 लाख रुपए से एक क्लाइव कोष भी बनाया था, जिसके अंतर्गत अगर युद्ध के समय कोई सैनिक देखिए किसी को चोट लग गई है, कोई विकलांग हो गया स्थायी रूप से, तो उसको क्या किया जाता था, उसको आर्थिक मदद यहाँ से देने का काम किया जाता था, जो कि 5 लाख रुपए से बनाया गया था। और इस कोष को क्या नाम रखा गया था, कोष का क्लाइव कोष इसको कहा जाता था। ये विकलांग सैनिकों के लिए गठित किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने इसको गठित किया था। उसके अलावा देखिए अगर बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो कंपनी इससे पहले आपको पता है कि पूरी तरह से व्यापारिक कार्य जो थे भारत के अंदर किया करती थी। तो देखिए कंपनी को व्यापारिक संस्था से एक प्रशासनिक संस्था बनाने का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। ठीक है, अपनी कूटनीति से आप देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने एक व्यापारिक संस्था से जो ये कंपनी थी इसको क्या बना दिया था, एक प्रशासन करने वाली। अंग्रेजी जो राज्य था, अंग्रेजी जो साम्राज्य था, उसकी अगर कह सकते हैं कि नींव या फिर स्थापना करने वाला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव ही था। तो ये किया गया है। तो देखिए जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या कहा है इसको देखिए, जो एक वर्क नाम का एक व्यक्ति है
उसने इसको क्या कहा है, बड़ी बड़ी नींव रखने वाला भी कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्क ने किसके संबंध में ये कहा है बड़ी बड़ी नींव रखने वाला, तो रॉबर्ट क्लाइव के संबंध में कहा है। उसके अलावा देखिए एक और इतिहासकार है जिसका कि क्या नाम है, पर्सिवल स्पियर है, तो उसने इसको क्या कहा है, भविष्य का अग्रदूत इसको कहकर संबोधित किया है। अंग्रेजी सत्ता के लिए क्या है, भविष्य का अग्रदूत। इसने भविष्य एक तरीके से जो अंग्रेजी सत्ता है उसका पहले ही इसने निर्माण कर दिया था, पहले ही बना दिया था। तो ये था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ध्यान रखनी है ये बातें जो आपको मैंने बताई है, पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है, ठीक है। बाकी आप लेक्चर देखेंगे तो उस हिसाब से सीखते रहेंगे। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ते हैं जो दूसरा गवर्नर था उसका नाम क्या था, अभी जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वारेन हेस्टिंग, जो कि 1772 ईस्वी के अंदर आया था। और बात की जाए तो देखिए 2 साल तक ये भारत के अंदर रहा था, 1772 ईस्वी से लेकर 1774 ईस्वी तक। तो ये आ गया, तो आते के साथ इसने क्या किया था, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए जो द्वैत शासन लागू किया था बंगाल के अंदर, तो उसने 1772 में क्या किया, जो वो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। 1772 में गवर्नर बना, उसके बाद क्या किया, बंगाल से जो द्वैत शासन प्रणाली थी इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था वारेन हेस्टिंग ने। उसके बाद देखिए इसने एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना की थी। अब द्वैत शासन यहाँ पर समाप्त कर दिया, जो दीवानी का कार्य यानी कि राजस्व प्राप्ति के लिए यहाँ पर देखिए भारतीयों को नियुक्त किया गया था जिनको दीवान कहा जाता था रॉबर्ट क्लाइव के समय में। तो इसने क्या किया था कि जो वो पद था उसको ख़त्म कर दिया था कि रेवेन्यू इस प्रकार से नहीं लिया जाएगा, जो राजस्व वसूली का कार्य था वो इस प्रकार से नहीं लिया किया जाएगा। इसके लिए इसने क्या किया था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। इसके द्वारा क्या किया जाता था, जो बंगाल का क्षेत्र था उससे राजस्व वसूल किया जाता था, ठीक है। जो अंग्रेजी जो सत्ता थी वो अब क्या करने लगी, खुद के नुमाइंदों की बदौलत अब वो क्या करने लगी, राजस्व इकट्ठा करने लगी। तो ये महत्वपूर्ण कार्य किया था, इसको आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, जो मैंने पढ़ाया हुआ है कि किस प्रकार से इनकी भू राजस्व व्यवस्था थी, तो पूरा उसके अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए क्या हुआ था, एक महत्वपूर्ण कार्य इसके समय काल में कि 1773 ईस्वी के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। यहाँ पर देखिए जो ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा क्या किया गया था, कंपनी को रेगुलेट करने का काम किया गया था। उसी का नतीजा क्या था कि 1773 ईस्वी के अंतर्गत क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इस एक्ट के अंदर देखिए जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तो इसमें क्या किया गया था कि यहाँ पर देखिए कि किसी एक को केंद्रीय क्या बनाना था, उन्होंने शक्ति बनाना था कि जो अन्य जो प्रेसिडेंसी है उनको केंद्रित कर सके। तो बंगाल के अंदर जो अंग्रेजी सत्ता है वो ठीक ठाक तरीके से स्थापित हो चुकी है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल नामक एक पद क्रिएट कर दिया। उसी के अंडर में जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वो आने लगी। तो इस प्रकार से देखिए किस पद का गठन किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का यहाँ पर गठन किया गया। तो इसी के अंतर्गत ही जो वारेन हेस्टिंग है वो देखिए पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग। तो इस प्रकार से ये पहला गवर्नर जनरल बना। और क्वेश्चन ये भी आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम गवर्नर कौन हो गया, वारेन हेस्टिंग हो गया, ठीक है। अंतिम गवर्नर था और पहला क्या था, गवर्नर जनरल था बंगाल का। तो ये इसके समय में काम हुआ। और देखिए क्या हुआ, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसी के अंतर्गत ही कलकत्ता के अंदर स्थापना की गई, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी के अंदर ही, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय काल में ही। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ पर जो ये बन गई सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस था उस टाइम पे वो कौन था, एलिजा इम्पे था, ठीक है, एलिजा इम्पे नाम का व्यक्ति था। उसके अलावा देखिए यहाँ पर 3 अन्य जज भी थे जिनका कि नाम क्या था, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट नाम के ये 3 जज थे। और जो चीफ जस्टिस की अगर बात करें तो वो कौन था, एलिजा इम्पे था। तो ये काम इसके कार्यकाल के दौरान हुए। और अन्य काम देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता के अंदर एक मदरसा की स्थापना की गई, 1781 ईस्वी में स्थापना की गई थी। मदरसा यानी कि आप बोल सकते हैं जो मुस्लिम थे उनकी शिक्षा के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, तो मदरसा की स्थापना कर दी। यहाँ पर मदरसा में क्या किया जाता था, देखिए यहाँ पर अन्य भाषाएं जैसे कि अरबी और फारसी की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, तो ये काम किया। उसके अलावा देखिए और क्या काम हुआ था
कि इनके समय काल में एक व्यक्ति था जिसका कि क्या नाम था, विलियम जोन्स था। तो विलियम जोन्स ने क्या किया था, इसी वारेन हेस्टिंग के साथ मिलकर बंगाल के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे कि पूरी तरह से क्या कहा जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कब की थी, 1784 ईस्वी के अंदर स्थापना की थी। उसके बाद देखिए ये स्थापना हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या किया जाता था, देखिए भारतीय जो संस्कृति है, जो साहित्य है, उसके बारे में यहाँ पर देखिए अध्ययन किया जाता था। ठीक है, पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को समझना इसका मूल उद्देश्य था। इसी के अंतर्गत ही क्या किया गया था, कुछ भारतीय पुस्तकों का यहाँ पर इंग्लिश में अनुवाद भी किया गया था, जिसके अंतर्गत एक पुस्तक देखिए जिसको कि मद् भागवत गीता बोलते हैं, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, इसका अंग्रेजी भाषा के अंदर अनुवाद किया गया था। और किसने किया था, चार्ल्स विलिकिंस के द्वारा ये अनुवाद किया गया था। पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। उसके अलावा देखिए जो वारेन हेस्टिंग है उसने क्या किया था, हिंदू और मुस्लिम विधियों को पुस्तक का रूप देने का प्रयत्न किया था। हिंदू और मुस्लिम विधि यानी कि उस समय में देखिए जो हिंदू और मुस्लिम थे इनके क्या थे, अलग अलग कानून थे कि किसी ने कोई गलत कार्य कर दिया तो उसको किस प्रकार से सजा देनी है। तो इसने क्या किया था, इन सब चीज़ों को लेकर ये जो सब कानून थे इनको एक जगह इकट्ठा किया और इनको एक पुस्तक की शक्ल इसने दी थी। उसके अलावा 1776 ईस्वी में इसने क्या किया था, संस्कृत में एक पुस्तक थी जिसके अंतर्गत की जो देखिए ब्राह्मणों के जो संस्कार हुआ करते थे तो उसके बारे में लिखा हुआ था। तो इसने क्या किया था, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, जिसको कि कोड ऑफ जेनेटो लॉ के नाम से बोला जाता है, तो वो प्रकाशित किया। इसके अलावा 1791 में जो विलियम जोन्स है जिन्होंने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, उसने और एक कोलब्रुक है, इसने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी जिसके अंदर क्या था, हिंदुओं के जो कानून थे उससे संबंधित चीज़ें लिखी गई थी, जिसको कि डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ बोलते हैं, तो ये लिखी। उसके अलावा देखिए जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, उसने क्या किया था, जो मुस्लिम कानून थे उनको जारी किया था, जिसको फतवा आलमगिरी के नाम से जाना जाता था। तो इसने क्या किया था, वारेन हेस्टिंग ने जो फतवा आलमगिरी है इसका अंग्रेजी भाषा के अंदर अनुवाद किया था या प्रयास किया था। तो ये कर दिया। उसके अलावा देखिए एकमात्र ये एक ऐसा गवर्नर जनरल था ये वारेन हेस्टिंग जिस पर कि क्या था, महाभियोग चला था। जब ये देखिए भारत से वापस इंग्लैंड गया था तो वहाँ की जो संसद है वहाँ पर जो बर्क नाम का व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उसके द्वारा क्या किया गया, मुकदमा चलाया गया कि इसके शासनकाल में क्या है कि इसने सही तरीके से कार्य नहीं किया, या कई आरोप प्रत्यारोप इस पर लगे थे। लेकिन जो ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा इसको क्या किया गया, वहाँ पर दोष मुक्त कर दिया गया। करीबन देखिए 7 साल तक मुकदमा चला था जिसमें ये निर्दोष साबित हो गया था। उसके बाद देखिए इसको अभी मैंने आपको बताया था कि कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो उससे ही संबंधित एक तथ्य है कि इसको वारेन हेस्टिंग को भारत के अंदर न्यायिक सेवा का जन्मदाता इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास, इसके अंदर हमने 2 गवर्नर के बारे में पढ़ा। तो देखिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो देखिए ज़रूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।